स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिनाकी पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके वाइवा के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, जिससे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस के वाइवा के क्वेश्चंस, जो आपके सी प्लस प्लस के अंदर काम आएंगे। या इस वीडियो के अंदर अपन सब अभी सी प्लस प्लस या ऊप्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं फिर उन्हीं पे बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपन एसक्यूएल वगैरह में जो भी या डीबीएमएस के अंदर जो भी पूछा जाता है उसके अंदर बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले आपसे जो पूछा जाता है, भले आप इंटरव्यू में चले जाएंगे या आप वाइवा एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि ऊप्स जो होता है आपका वो किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, सॉरी पेन से, जो आपका ऊप्स है वो किन पिलर्स पे, किन फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा। तो ऊप्स की फुल फॉर्म तो आई होगा आप सभी को पता होगा क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये होती है आपकी ऊप्स की फुल फॉर्म। अब ये जिन 5 पिलर्स पे बेस्ड है, या मतलब जिसके 5 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके ऊपर पूरा आपका ऊप्स है, वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपके सबसे पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड है आपका इनहेरिटेंस, थर्ड है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ क्या है आपका इनकैप्सुलेशन, और फिफ्थ एंड लास्ट है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो अगर आपसे वाइवा के अंदर पूछा जाए कि आप 5 फंडामेंटल्स ऑफ ऊप्स अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? कौन कौन से हैं? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, देन इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, देन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, या जिसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब जैसे कि आपने बता दिए कि ये 5 होते हैं, तब वो आपसे पूछेगा कि आप मेरे को समझिए कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझा देंगे उसको अपन। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अब देखें क्लास क्या होता है। तो अगर आप बुक से रीड करके जाओगे, क्लास की डेफिनेशन अच्छे से दे रखी है कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है ना, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आप बुक से पढ़ के चले गए, तब इससे इतना कहने से वो कुछ थोड़ी ना होएगा एक्सटर्नल। वो कहेगा आप समझे क्या इस क्लास से? हाँ, आपने सही है, हमें बता दिया क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इसका मतलब क्या? तो अपन को जब वाइवा देने जाएंगे ना, तो अपन को उनको समझाना पड़ेगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसके अंदर समझा क्या है उससे। तो समझे, मैं आपको बताता हूँ कि क्लास होती है, अगर अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बात करें, तो क्लास एक ऐसा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब डेटा टाइप्स का तो ये तो आपको पता ही है ना भाई। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब अपन खुद ने जो एक डेटा टाइप बनाया वो कहलाएगा आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास क्या होता है कि क्लास एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है। देखिए मैं लिख देता हूं, क्लास इज अ block of code in which we can use different data types at same time. ओके, इसका मतलब कि अगर क्लास क्या कहता है कि क्लास एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब कैसे कर सकते हैं तो आप सभी को पता है कि आप एक क्लास बनाएंगे, क्लास का कीवर्ड लिखा, इसके बाद अगर मैंने लिख दिया जैसे पिनाकी, तो ये पिनाकी क्या बन गया? एक इस क्लास का नाम बन गया। ठीक है, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस लगा के सेमीकोलन लगा तो मतलब ये आपका ब्लॉक पूरा बन गया। अब इसके अंदर अपन चाहें तो अलग अलग टाइप के इंटीजर आई, फ्लोट, एक्स, कैर, सी, अलग अलग तरह से अपन इसमें डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं ना भाई। तो यही आपके क्या कहलाती है? क्लास कहलाती है। ओके, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्लास का फॉर्मेट का सिंटैक्स क्या था, आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए अपन क्लास का सिंटैक्स देख लेते हैं। अब क्लास का सिंटैक्स क्या होता है? क्लास का सिंटैक्स होता है आपका क्लास
जो कि एक क्या बनेगा आपका एक कीवर्ड है। देन आपको लिखना होता है क्लास नेम, ओके। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। इसके अंदर तीन चीजें होती हैं क्लास के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट पूछेगा वही आपको, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास बनाते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें अपन यूज करते हैं। तो सबसे पहले होता है वो आपका एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। देन क्या होता है आपका, देन होता है आपका डेटा मेंबर्स, और लास्ट होता है आपका मेंबर फंक्शंस, ओके। और सेमीकोलन सॉरी कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन लगाना पड़ता है आपको। तो अब देखें कि क्लास के अंदर हमेशा तीन चीजें यूज होती हैं जो हमको एक क्लास बनाते टाइम यूज करनी पड़ती है, ठीक है ना। सबसे पहले होता है आपका एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, फिर होगा डेटा मेंबर, फिर होगा मेंबर फंक्शन। अब आपने उसको अगर इतना समझा दिया तो फिर वो आपको बोलेगा कि हाँ भैया ये बताओ ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। तो अगर उन्हें पता ही नहीं है तो वैसे तो काम चलेगा नहीं। तो फिर आपको बोलेगा कि भाई अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें पिनाकी पॉइंट के वीडियोस देख लेने चाहिए थे, उसके अंदर उन्होंने हर चीज अच्छे से समझाई थी। तो तुम उस वक्त फिर सोचोगे। इससे अच्छा अभी इन चीजों को ध्यान से देखें, पूरी वीडियो एंड तक देखना। मैं गारंटी लेता हूँ आपके काफी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और सच्ची बता रहा हूँ ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी आपसे, कोई बहुत ज्यादा कुछ हाईफाई कुछ नहीं पूछ लेगा। बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए हर चीज की, ठीक है ना। तो अब एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स आपके तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पब्लिक, फिर होता है आपका प्राइवेट, और फिर होता है आपका प्रोटेक्टेड, ओके। तो पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिफरेंस क्या है। तो अगर कुछ ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे डेटा मेंबर्स जो आप इस क्लास के अंदर जैसे बनाते हो और उनको आप क्लास के बाहर भी यूज करना चाहते हो या दूसरी क्लास के अंदर यूज करना चाहते हो, किसी फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हो, तो उन डेटा टाइप्स को अपन क्या करते हैं पब्लिक रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास के अंदर कोई भी डेटा मेंबर बनाएंगे ना तो उस क्लास के लिए ही रहेगा, उससे बाहर यूज नहीं होता। तो इसलिए अपन क्या चाहते हैं कि अगर मैं क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल बनाता हूं और उनको क्लास के बाहर भी एक्सेस करना चाहता हूं दूसरी क्लासेस के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस जो हम यूजर के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आप प्रोग्राम के अंदर तो आपको चाहिए बट आप क्या चाहते हो वो जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते, उसके अंदर कुछ ऐसा आप कोडिंग करते हो, कुछ ऐसे लॉजिक्स लगाते हो जिससे सिर्फ आउटपुट आए जो यूजर को अपन दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे आपके क्या कहलाएंगे प्राइवेट डेटा मेंबर्स। थर्ड होता है आपके प्रोटेक्टेड। तो अब समझना प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लगभग एक जैसे ही होता है बट एक छोटा सा डिफरेंस है। इस तरफ देखें आप, जैसे मैंने लिखा ये प्राइवेट और ये प्रोटेक्टेड। तो अब होता क्या है कि ये दोनों प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते आप इन दोनों को। नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, ये दोनों आपके क्लास के बाहर यूज नहीं हो सकते। सेकंड ये क्या होता है कोई इंपोर्टेंट यूज डॉक्यूमेंट्स मतलब अगर ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन जो आप यूजर के साथ शेयर नहीं करना चाहते उसके लिए यूज होते हैं। बट प्रोटेक्टेड क्या करता है कि ये आपके जो सिक्योर डेटा होगा ना उसी को यूज स्टोर करेगा बट विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस we can access protected members, ओके। ये दोनों प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर आपके यूज नहीं हो सकते। बट प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि अगर आप इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हो, आप विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस आप एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज में यूज करना चाहते हो, तो अगर वो प्राइवेट होगा तब तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि वो सिर्फ उस क्लास के लिए मेंबर ही यूज बने हुए। बट प्रोटेक्टेड में क्या होगा कि आप प्रोटेक्टेड में आप एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो बट इनहेरिटेंस होगा तभी। सब समझे। देखिए अगर आपने एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाया, अच्छे से समझना काफी इंपोर्टेंट चीज है। अब मैंने एक क्लास बनाई समझिए स्टूडेंट नाम की। अब इसके अंदर मैंने लिखा प्रोटेक्टेड और यहां पे मैंने एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल बनाया, इंट
रोल नंबर। ठीक है, अब इसको मैं इस क्लास को क्लोज कर देता हूं। और अब हमें पता है कि हम जब भी कोई भी क्लास बनाते हैं तो कहां बनाते हैं? अगर आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो, अपन इस क्लास को हमेशा मेन फंक्शन के बाहर बनाते हैं। ठीक है ना, मेन फंक्शन के बाहर हमारी क्लास बन गई। फिर नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है? मेन फंक्शन के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास की एंटिटी होती है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है कि आपके कंपाइलर के अंदर एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसके अंदर हमने क्लास का यूज करा है, हमने क्लास क्रिएट करी है। तो क्लास जो क्रिएट हुई है, मतलब जो मेमोरी एलोकेट होगी ना भाई, अगर आपने एक क्लास बनाई, इसके अंदर जो वेरिएबल्स ले रहे हो, ये प्रोटेक्टेड वगैरह लिखा है, इसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होगी वो किसकी हेल्प से होगी? वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से होगी। तो इसका मतलब जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे किसी भी क्लास का, तब तक कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि आपने कोई क्लास बनाई है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट बनाना। और ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? सही कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट आपका बनेगा आपके मेन फंक्शन के अंदर। तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपके क्लास बनेगी वो आउटसाइड द मेन फंक्शन बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट बनाओगे वो इनसाइड द मेन फंक्शन बनेगा। ओके, तो इस वर्ड मेन फंक्शन के अंदर हम क्या बनाएंगे? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? तो ऑब्जेक्ट बनने का तरीका क्या है? आपको लिखना होता है जो आपकी क्लास का नाम है वो, ठीक है, स्टूडेंट लिखा, और फिर अगर मैं यहाँ पे एस लिख देता हूं तो ये आपका क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आपको पसंद नहीं होगा एस तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। आप चाहो यहाँ पे ओबीजे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा हो आप यहाँ पे सिर्फ एस लिख सकते हो। ठीक है ना, आप इस इच्छा एस के डी लिख सकते हो, मतलब आपके ऊपर आप जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं ना किसी भी वेरिएबल को, तो हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा? अपन को इसको कॉल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो होगा आपके ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं st डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 19, ठीक है, और गेट सेज फंक्शन लगा के इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि जैसे ही आप इसको रन करवाना चाहेंगे तो आपके पास एक एरर आ जाएगा। अब आप पूछोगे एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि प्राइवेट या प्रोटेक्टेड इन तरह के जो भी डेटा मेंबर्स होंगे आप उसको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, बट प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि अगर आप कोई क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हो मेरे प्रॉपर्टीज को, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो अब आप पूछोगे सर ये कैसे? तो ये ऐसे समझे। अब होगा क्या? समझे, मैंने यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन वगैरह जो भी बनाया ना, अब सब इसको मैं एक बार की हटा देता हूँ, हटाएंगे। इधर देखिए, मैंने एक क्लास बनाई थी स्टूडेंट नाम की। अब एक क्लास और होगी, यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूँ मैं। समझे, मैंने एक और क्लास बना ली जिसका नाम मैंने लिख दिया स्कूल। ठीक है, और यहाँ पे मैं पब्लिक और जो मेरी क्लास का नाम था स्टूडेंट ये लिख दिया। तो ये क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत पता चल रहा है ना, ये इनहेरिटेंस कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना, अगर जब अपन कॉलन लगा देते हैं, कोई नई क्लास बनाई कॉलन, कोई पुरानी क्लास को यहाँ लिखते हैं तो क्या बन जाता है? इसका इनहेरिटेंस हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसके अंदर अगर आप चाहेंगे, अब दूसरा कुछ भी एक यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर मैं नेम लिख देता हूं, तो अब अगर आप चाहेंगे इस एक्सेस करना इस प्रोटेक्टेड में रोल नंबर को, तो आपके एरर नहीं आएगी। ठीक है, इसके बारे में इनहेरिटेंस के बारे में अपन अच्छे से बात पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना समझना है कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में फर्क क्या है। समझे, अब यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट लिखा हुआ होता ना भी तो ये एक्सेस नहीं करने देता, बट प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड क्या कहता है? आप इनहेरिटेंस की हेल्प से मेरे जो भी वेरिएबल्स उनको एक्सेस कर सकते हो, बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर्स तीन तरह के देखे अपन ने, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है भैया, चलिए क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको आई होप समझ में आ गया हो कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास के अंदर अपन अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। उसको हम क्लास की मेमोरी एलोकेट की जाती है और उसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और नेक्स्ट आपसे समझते हैं अपन। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? सर आपने इतना बड़ा एक प्रोग्राम बनवा दिया इनहेरिटेंस का, समझाया नहीं था इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि अगर आप एक क्लास की प्रॉपर्टी को अगर आप
एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं तो वो आपकी क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। कैसे? अगर मैंने एक क्लास नहीं समझे, ये मेरी क्लास ये है, अब इसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स बना रखे थे, जैसे इंटीजर आई बनाया रखा है मैंने, कैरेक्टर सी बना रखा है मैंने। अब मैं क्या करता हूं, एक और नई क्लास बनाता हूं बी नाम की, जिसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल बनाया फ्लोट मार्क्स नाम का। ठीक है, और मैं क्या चाहता हूं कि इसके अंदर मेरे को ये इंटीजर आई और इंटीजर जो कैरेक्टर सी है ये भी एज इट इज चाहिए। तो या तो क्या करेंगे अपन, वापस यहाँ पे इंटीजर आई लिख लिया अपन ने, फिर अपन ने एक कैरेक्टर सी लिख लिया। तो इस तरह से थोड़े ना करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि एक ही नाम की एक ही वेरिएबल की आपकी दो मेमोरी एलोकेट हो गई, तो ऐसा करना फिजिबल नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनहेरिट कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, हमारे पास जैसे फ्लोट ऑफ मार्क्स तो एज इट इज है, अब ये भी अपन को चाहिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, भैया आप अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें दे दीजिए। ठीक है ना, इसका मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज अगर दूसरी क्लास में यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। तो जो मेन क्लास होगी ना जिसके वजह से अपन यूज करना चाहते हैं, इसको कहा जाता है आपके पेरेंट क्लास। ये कहलाएगी आपकी पेरेंट क्लास, और जो ये जिसमें अपन यूज कर रहे हैं वो हमारी कहलाती है चाइल्ड क्लास। ओके, इसी पेरेंट क्लास को क्या कहा जाता है? बेस क्लास भी कहा जाता है। और जो आपके चाइल्ड क्लास है इसको कहा जाता है आपके डिराइव्ड क्लास। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा चाइल्ड क्लास क्या होती है और पेरेंट क्लास क्या होती है। चलिए अब इसको कि अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो देख लिया कि कैसे काम करता है, तो अपन इसका प्रोग्राम देखें क्या, देख ही लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा प्रोग्राम मैंने ए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं यहाँ पे जिसके अंदर मेरे को मेरा नाम और मेरे रोल नंबर प्रिंट करवाना है, और इस प्रोग्राम को मैं क्लास के हेल्प से बना रहा हूं, समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं इसमें इनहेरिटेंस का यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगा आपको। मैंने एक क्लास बना ली ए, अब इसके अंदर मैंने एक्सेस मॉडिफायर यूज कर लिया पब्लिक, और मैंने वेरिएबल बनाया रोल नंबर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, सेमीकोलन लगाया। अब मैं एक और क्लास बनाता हूं बी, और इसके अंदर मैं पब्लिक के अंदर लिख देता हूं जैसे कैरेक्टर में न्यू, साइज देखिए कितने मेरे को प्रिंट इसके अंदर आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने जो ये नेम नाम का वेरिएबल बनाया इसके साथ साथ मेरा जो रोल नंबर है वो भी प्रिंट होके आ जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि इस क्लास के अंदर मैंने देखा कि हाँ रोल नंबर नाम का एक पहले से बना हुआ है वेरिएबल, मैं इसको सीधा इसके अंदर एक्सेस करना चाहता हूं। तो तरीका क्या होता है, जो भी आप नई क्लास बनाएंगे ना उसके आगे कॉलन का साइन लगाएंगे, और पब्लिक जो भी आपके जिस क्लास आप एक्सेस करना चाहते हो उसका नाम लिख देंगे। तो मैं इस ए नाम की जो क्लास है इससे अपने वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं, मैं इसका रोल नंबर यूज करना चाहता हूं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, पब्लिक ए लिख दिया। इससे क्या होगा कि अब मैं ये मेरा वेरिएबल जो नेम है इसके साथ साथ जो रोल नंबर है इसको भी एक्सेस कर सकता हूं। ओके, आई होप आपको यहां से समझ में आ गया होगा, क्लास बन गई। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया कि जब तक हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि क्लास बनी है, और वो इसके लिए कोई भी तरह की मेमोरी को एलोकेट नहीं करेगा। तो अब अपन को क्या करना पड़ता है, एक मेन फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मेन फंक्शन के अंदर ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो आप डिराइव्ड क्लास का बनाएंगे। ठीक है ना, जो भी आपकी डिराइव्ड क्लास होगी उसका हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी, और स्पेस करके मैं कुछ भी लिख देता हूं, इस बारे में ओबीजे लिख देता हूं जैसे। ठीक है, तो ये ओबीजे जो है वो इस क्लास बी का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो जैसे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब इस ऑब्जेक्ट के पास इस वेरिएबल को और इस वेरिएबल को एक्सेस करने की अनुमति मिल गई इसको। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं ओबीजे डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 001, और ओबीजे
डॉट नेम इक्वल्स टू अनुराग, ठीक है, और गेट ch फंक्शन लगाया। तो अब एक चीज और समझना, जैसे ही मैंने इन दोनों को वैल्यूज एलोकेट करी, वो इसके हिसाब से इसमें वैल्यूज स्टोर हो गई और प्रिंट करके दे देगा। अब एक चीज देखें कि मैंने यहाँ पे गेट ch फंक्शन लगाया, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप इसने गेट ch फंक्शन का यूज क्यों किया। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कंसोल स्क्रीन पे वैल्यूज को होल्ड करके रखना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि जब तक आपका आउटपुट में कुछ कीज प्रेस नहीं हो तब तक आपके आउटपुट शो होता रहे, मतलब स्क्रीन को, कंसोल स्क्रीन को होल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट ch फंक्शन का यूज करते हैं। अच्छा, वो कहेगा ठीक है, इसलिए यूज करते होंगे, तो इसके लिए कौन सी लाइब्रेरी फाइल यूज होती है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गेट ch फंक्शन है ना, ये किसके अंदर स्टोर है, कौन सी लाइब्रेरी इसके अंदर स्टोर है। तो इसके लिए जो लाइब्रेरी है वो है आपकी conio.h। तो आप कहोगे सर conio.h नाम की जो हेडर फाइल होती है उसके अंदर गेट ch फंक्शन स्टोर रहता है। हो गएगा, अच्छा ठीक है, तो अब बताओ conio.h की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो पूछी गई हैं पिछली बार, जो भी एग्जाम से हो रखे हैं उनसे, अभी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा कि अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन दे दे, नहीं। और आप कोई तरह का डर नहीं रखना, आप बेसिक्स पढ़ के जाइए अच्छे से, हर छोटी छोटी चीज को, आपका वाइवा बहुत अच्छा हो जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। तो अब आपसे कंसोल conio.h की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वो क्या होती है, वो आपको बता दीजिए, वो होती है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h हेडर फाइल, ठीक है ना। अब वो पूछते हैं हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए डॉट h जो होता है वो हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो हमें इससे पता चल गया कि गेट ch फंक्शन को यूज करने के लिए उनको जो लाइब्रेरी फाइल यूज करनी पड़ेगी वो कौन सी होगी, conio.h होगी, ठीक है ना। इसके अंदर एक और फंक्शन होता है जो अपन कभी कभार यूज करते हैं, करना भी चाहिए, एक CLR फंक्शन आपने देखा होगा या सुना होगा। ये होता है आपको क्लियर स्क्रीन करने का, मतलब आपके पास अगर 3-4 बार आपने एक प्रोग्राम को रन करा तो उससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो पहले का वो भी रहेगा ना, बट अपन क्या चाहेंगे कि हमारे पास हमेशा जो फ्रेश डेटा है वही दिखे हमारे आउटपुट पे। तो उसके लिए हम CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये आपके क्या है, ये है आपके क्लियर स्क्रीन फंक्शन, ये यूज करते हैं अपन, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें एक चीज और बताता हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर, जो काफी बारी आपने काफी प्रोग्राम्स में देखा होगा कि यहां पर जो वर्ड में लिखा है ना, यहां पे कभी कभार इंट लिखा हुआ होता है, इंट मेन फंक्शन, ठीक है, और आप इस तरह से गेट ch फंक्शन लगाओगे तो आपको एक एरर दे देगा। तो आप पूछोगे सर एरर क्यों देगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मेन फंक्शन होता है ना, ये कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज को रिटर्न करता है, ठीक है ना। मेन जो है वो खुद एक इंटीजर टाइप होता है, मतलब ये भी क्या करता है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो हम नहीं चाहते कोई न्यूमेरिक वैल्यू का कोई गार्बेज वैल्यू हमारे पास प्रिंट होके आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा गेट ch फंक्शन है ना, इसके नीचे एक और लाइन लिख देते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई आप प्रोग्राम बना के लिखेगा जिसके अंदर आपने यहाँ पे इंट मेन लिख दिया होगा और यहाँ नीचे रिटर्न 0 लिखोगे, तो आपसे ये पूछेगा आपने रिटर्न 0 क्यों लगाया, ठीक है ना। ये नहीं पूछेगा कि आपने ना मेन का इंट क्यों लगाया, नहीं, वो पूछेगा कि आपने रिटर्न 0 का यहाँ पे यूज क्यों किया। जब आप वॉइड में ले रहे थे तब तो आपने नहीं लिख रखा था, बट आप मिंट में ले रहे हो रिटर्न 0 क्यों लिखा। तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि सर जो मेन फंक्शन होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज को रिटर्न करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देते हैं, जिससे कोई तरह की गार्बेज वैल्यू जो है वो हमारे पास शो नहीं करेगी, ठीक है ना। तो अब देखें हमारा पूरा प्रोग्राम जो इनहेरिटेंस का है, हमने क्लास बनी जिसके अंदर एक एक्सेस मॉडिफायर ले लिया। अब देखें ये जो रोल नंबर है ना, ये क्या है, ये हमारा डेटा मेंबर है। तो आप जो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना सर डेटा मेंबर क्या होता है, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। अब जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हो ना, अगर उन्हीं वेरिएबल्स को अगर हम एक क्लास के अंदर बनाने लग जाए तो उसका नाम अब क्या हो जाएगा, डेटा मेंबर्स हो जाएगा। ये है वही वेरिएबल ही, बट क्योंकि इसको क्लास के अंदर बना दिया गया है तो ये एज अ डेटा मेंबर कहलाएगा, ओके। वैसे कि वैसे मैंने एक और क्लास बनाई थी बी, जिसके अंदर पब्लिक के अंदर दूसरा डेटा मेंबर बनाया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करा, तो इसलिए मैंने पब्लिक ऑफ जो भी नया बेस क्लास होगी उसका नाम लिख देंगे,
उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया जो भी हमारी क्लास थी उसका, और मैंने आपको क्या बताया, जो आपकी डिराइव्ड क्लास होगी उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स उनको कॉल करवाएंगे। कॉल करवाने का तरीका क्या है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो फिर आपको डॉट ऑपरेटर लगाना है और जो भी आपने वेरिएबल बनाया उनको लिख लीजिए। ठीक है, गेट चेंज फंक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिया। रिटर्न जीरो क्यों यूज करते हैं ये भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो बाकी के फंडामेंटल्स रह गए हैं हमारे, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अगर आपको और भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।